चींटियां कमाल की जीव होती हैं। आपने भी अपने आसपास बहुत सारी चींटियों को देखा होगा। वो कभी रैंडम मोशन में तो कभी सीधी लाइन में परेड करती हुई नज़र आती हैं। वो चींटियां ही हैं जिन्होंने हमें सिखाया है कि एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन को कैसे रन किया जाता है। और आपने भी चींटियों के हार्ड वर्क से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियाँ सुन रखी होंगी। लेकिन अगर आपको इस कमाल के जीव के बारे में सिर्फ इतना ही पता है तो आज का ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि चींटियों के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। चींटियां कॉलोनी में रहती हैं और एक कॉलोनी में हज़ारों से लेकर के लाखों तक चींटियां हो सकती हैं और हर कॉलोनी की शुरुआत करती है उसकी क्वीन। तो सबसे पहले क्वीन की कहानी सुन लेते हैं। क्वीन आंट के बर्थ के बारे में हम बाद में जानेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो है न्यूपचल फ्लाइट्स। न्यूपचल फ्लाइट्स क्या होती हैं? जब एक कॉलोनी की रिप्रोडक्टिव आंट्स, जिनमें से कि क्वीन आंट्स और मेल आंट्स आते हैं, वो फ्लाई करते हैं मेटिंग के लिए। चींटियां फ्लाई भी करती हैं, आपने शायद ये पहले ना सुना हो, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव आंट्स होती हैं यानी कि मेल आंट्स और क्वीन आंट्स, वो फ्लाई करते हैं, उनके पास पंख होते हैं। मेल आंट्स का काम केवल मेटिंग का होता है। मेटिंग के कुछ घंटों के बाद ही मेल आंट्स मर जाते हैं और क्वीन आंट अपनी कॉलोनी स्टेब्लिश करने के लिए आगे बढ़ जाती है। सबसे पहले क्वीन आंट अपने विंग्स को तोड़ती है, क्योंकि विंग्स की अब उसे कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये विंग्स उसके लिए यूजलेस हो जाते हैं। कॉलोनी स्टार्ट करने के लिए क्वीन बेस्ट प्लेस चूज करती है। इसके बाद वहाँ पर एक होल करके अपने नेस्ट का पहला चैम्बर बनाती है। क्वीन अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार ही काम करती है और यही वो समय होता है। इसके बाद क्वीन अपने चैम्बर में जाती है और इसका एंट्रेंस क्लोज कर देती है। इस चैम्बर के अंदर ही क्वीन अपने सबसे पहले एग्स प्रोड्यूस करती है और इन एग्स से डेवलप होकर के जो लार्वा बनते हैं उनके पास एक माउथ भी होता है, यानी कि उनको खाना भी खिलाना पड़ता है। इन लार्वा को फीड करने के लिए क्वीन स्पेशल किस्म के एग्स प्रोड्यूस करती है। ये एग्स प्रोटीन के अच्छे सोर्स होते हैं और इनका पर्पस लार्वा को फीड करना ही होता है। इन एग्स से डेवलप होकर के जो आंट्स बनती हैं वो कॉलोनी की पहली वर्कर आंट्स होती हैं। ये वर्कर आंट्स सबसे पहले कॉलोनी का एंट्रेंस ओपन करती हैं और फूड कलेक्ट करने का काम करती हैं। जिन आंट्स को हम देखते हैं वो जनरली वर्कर आंट्स ही होती हैं। शुरुआती वर्कर आंट्स का बिहेवियर कॉमन आंट्स की तरह एग्रेसिव नहीं होता है। ये थोड़े से शर्मीले होते हैं और फूड कलेक्ट करने के लिए ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। इस तरीके का बिहेवियर कॉलोनी के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इस स्टेज में कॉलोनी में बहुत ज़्यादा मेंबर्स नहीं होते हैं, इसलिए हर इंडिविजुअल वर्कर की लाइफ बहुत ज़रूरी होती है। शुरुआती मेंबर्स को जन्म देने के बाद क्वीन आंट भी अपना बिहेवियर बदल लेती है। वो अपने मेन काम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्स प्रोड्यूस करने पर ध्यान देती है। वैसे आपको बता दें कि क्वीन एक कंफ्यूजिंग नाम है, क्योंकि क्वीन अपनी कॉलोनी पे रूल नहीं करती है और ना ही वो किसी वर्कर को कुछ करने का ऑर्डर देती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि क्वीन का काम कॉलोनी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके अलावा कॉलोनी का कोई और मेंबर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। इसलिए क्वीन हर कॉलोनी की सेंट्रल पार्ट होती है। सारे वर्कर्स क्वीन और लार्वा को फीड करने के लिए काम करते हैं। ये सारी वर्कर आंट्स स्टेराइल सिस्टर्स होती हैं, यानी कि ये एग्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं। अगर कॉलोनी की फर्स्ट जनरेशन सर्वाइव कर जाती है तो ये लगभग तय हो जाता है कि कॉलोनी आगे भी सर्वाइव कर जाएगी। अब धीरे धीरे कॉलोनी स्टेबल होती रहती है और नंबर ऑफ वर्कर्स ग्रो करते रहते हैं। एक स्टेबल कॉलोनी में हज़ारों से लेकर के लाखों तक वर्कर आंट्स हो सकती हैं, लेकिन इतनी बड़ी कॉलोनी को सक्सेसफुली रन करने के लिए सब कुछ बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस स्टेज में कॉलोनी में इतने मेंबर्स होते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल आंट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। सारे वर्कर्स के लिए एक ही चीज़ मायने रखती है और वो है कॉलोनी। यहाँ तक कि थोड़े से फूड के लिए वर्कर आंट्स अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर सकती हैं ताकि उनकी कॉलोनी उस फूड से कुछ दिनों के लिए सर्वाइव कर सके। कॉलोनी को ऑर्गेनाइज करने के लिए वर्कर आंट्स अपने काम के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं, जैसे कि फूड सर्च करने वाले वर्कर्स के ग्रुप्स को पेट्रोलर्स कहते हैं, फूड कलेक्ट करने वाले वर्कर्स के ग्रुप्स को फॉरेजर्स कहते हैं, और इसके अलावा नेस्ट में नए चैम्बर्स बनाने और उन्हें मेंटेन रखने वाले ग्रुप्स को नेस्ट मेंटेनेंस वर्कर्स कहते हैं। नेस्ट की साफ सफाई करने वाले वर्कर्स को मेडन वर्कर्स कहते हैं। अलग अलग ग्रुप्स की इन सभी आंट्स का साइज सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। ये हर स्पीसीज में वेरी करता है। कुछ आंट स्पीसीज में आंट्स का एक लार्ज ग्रुप ऐसा भी होता है जो कि कोई काम नहीं करता है। ये ग्रुप कॉलोनी को लेस प्रोडक्टिव तो बनाता है, लेकिन साथ में एक रिसर्च में ये भी पता चला कि ये ग्रुप कॉलोनी के लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। आइए जानते हैं कि आंट्स के अलग अलग ग्रुप्स कलेक्टिवली कैसे काम करते हैं। सबसे पहले फूड सर्च करने के लिए पेट्रोलर्स डिफरेंट डायरेक्शंस में नेस्ट के बाहर जाते हैं और जैसे ही उन्हें कोई फूड सोर्स मिलता है वो वापस नेस्ट में आकर के फॉरेजर्स को इन्फॉर्म करते हैं। पेट्रोलर्स का वापस आना इस बात को भी इंश्योर करता है कि बाहर कोई खतरा नहीं है और फॉरेजर्स पेट्रोलर्स के पाथ को फॉलो करते हुए फूड सोर्स तक पहुंच जाते हैं। जो आंट्स हमें एक सीधी लाइन में चलती हुई दिखती हैं वो यही फॉरेजर्स होते हैं। एक आंट कॉलोनी की केवल 25% आंट ही नेस्ट के बाहर काम करती हैं और जो भी आंट एक बार नेस्ट के बाहर काम करना स्टार्ट कर देती है वो दोबारा कभी नेस्ट के बहुत अंदर तक नहीं जाती है। इन आंट्स के रहने के लिए नेस्ट एंट्रेंस के पास ही एक चैम्बर बना दिया जाता है और जो भी फूड ये कलेक्ट करके लाती हैं उसे एंट्रेंस पर ही छोड़ देती हैं,
हैं जिसे अंदर की दूसरी चींटियां नेस्ट में स्टोर करती हैं। इसके अलावा चींटियों में टास्क स्विचिंग की भी एबिलिटी होती है। टास्क स्विचिंग से मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि फॉरेजर्स फूड कलेक्ट कर रहे हैं और वो फूड इतना ज़्यादा है कि फूड कलेक्ट करने के लिए फॉरेजर्स की संख्या काफ़ी कम है, तो ऐसे में कुछ नेस्ट मेंटेनेंस वर्कर्स फॉरेजिंग स्टार्ट कर देते हैं जिससे कि फूड आसानी से कलेक्ट हो सके। लेकिन चींटियों को कैसे पता चल जाता है कि कितना फूड बाकी है और उन्हें अपना ग्रुप छोड़ करके फॉरेजिंग स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आपने गौर किया होगा कि जब भी चींटियां फॉरेजिंग करती हैं तो हर चींटी सामने की तरफ से आती हुई दूसरी चींटी से अपना एंटीना टच करती है। इस तरीके से चींटियां मेजर कर पाती हैं कि हर एक सेकंड कितने फॉरेजर्स वापस आ रहे हैं। इस रेट मेजरमेंट से उन्हें पता चल जाता है कि अभी कितना फूड बाकी है और कितनी चींटियों की ज़रूरत है। साथ में काम करने के लिए मेंबर्स को डायरेक्शन की ज़रूरत होती है और डायरेक्शन देने के लिए कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। आंट कॉलोनी में कम्युनिकेशन के कई मेथड्स फॉलो किए जाते हैं, जिनमें से सबसे पॉपुलर मेथड है स्मेल। स्मेल के जरिए चींटियों को लगभग सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि कौन फ्रेंड है, कौन एनिमी है, कॉलोनी के किस मेंबर को इन्फेक्शन हुआ है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा आंट्स अपने पैर को घिस करके साउंड भी प्रोड्यूस कर सकती हैं, जो कि कम्युनिकेशन में कभी कभी हेल्पफुल होता है। एक कॉलोनी को स्टेबलाइज होने में सालों लग सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे एक कॉलोनी स्टेबलाइज होती है इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती हैं। इस स्टेज में आंट्स दो कामों पर फोकस करती हैं, उनकी अपनी कॉलोनी का सर्वाइवल और दूसरी कॉलोनीज़ को रेज करना। अपनी कॉलोनी के सर्वाइवल के लिए आंट्स को कई तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि एक सुटेबल प्लेस पर सुटेबल नेस्ट तैयार करना और रिसोर्सेज के लिए दूसरी कॉलोनी के अगेंस्ट फाइट करना। यहाँ तक कि कुछ कॉलोनीज दूसरी कॉलोनीज पर अटैक करके उनके लार्वास चुरा लेती हैं, ताकि वो लार्वास डेवलप होकर के फ्यूचर में उनकी कॉलोनी में एज अ सर्वेंट काम कर सकें। इसके अलावा आंट कॉलोनी कई तरीके की बीमारियां भी फेस करती है, लेकिन वर्कर आंट्स की केयर और हार्ड रूल्स की वजह से बहुत ही रेयर है कि कोई आंट कॉलोनी एपिडेमिक की वजह से खत्म हो जाए। जैसे ही कॉलोनी का कोई मेंबर किसी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है, बाकी सारी आंट्स को इसकी स्मेल से इस बात का पता लग जाता है और वो इस मेंबर की केयर और क्लीनलीनेस पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। अगर इन्फेक्शन को रोकना काफ़ी मुश्किल है तो ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि इन्फेक्टेड मेंबर खुद ही कॉलोनी छोड़ करके बाहर चले जाते हैं, अदरवाइज कॉलोनी के बाकी मेंबर्स इस इन्फेक्टेड मेंबर को मार देते हैं। दूसरी कॉलोनीज को रेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वीन आंट की होती है, क्योंकि क्वीन आंट के एग से ही जो मेल आंट्स और नई क्वीन आंट्स बनती हैं वही नई कॉलोनी स्टार्ट करती हैं। हर आंट की लाइफ 4 फेजेस से होकर के गुजरती है। सबसे पहले एग बनता है, एग से डेवलप होकर के लार्वा, लार्वा से प्यूपा और फिर एडल्ट आंट बनती है। शुरुआत के तीनों फेज हर आंट के लिए सेम होते हैं, लेकिन प्यूपा से डेवलप होकर के जो एडल्ट आंट बनती है वो वर्कर आंट भी हो सकती है, मेल आंट भी हो सकती है या फिर क्वीन आंट भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि क्वीन आंट ने किस तरीके का एग प्रोड्यूस किया है और उस एग की कितनी केयर की गई है। क्वीन आंट 2 तरीके के एग्स प्रोड्यूस करती है। पहले होते हैं इनफर्टिलाइज्ड एग्स, जिनसे डेवलप होकर के मेल आंट्स बनते हैं, और दूसरे होते हैं फर्टिलाइज्ड एग्स। फर्टिलाइज्ड एग से वर्कर आंट्स भी डेवलप हो सकते हैं और क्वीन आंट भी डेवलप हो सकते हैं। ये एग के नॉरिशमेंट और उसकी केयर पर डिपेंड करता है। अगर कॉलोनी में अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो लार्वा डेवलप होकर के वर्कर आंट बनता है, और अगर कॉलोनी में अच्छे रिसोर्सेज हैं तो लार्वा डेवलप होकर के क्वीन आंट बनता है। ये नई रिप्रोडक्टिव आंट्स अपनी होम कॉलोनी में ही रहती हैं और सही सीजन आने पर न्यूपशियल फ्लाइट्स लेती हैं और क्वीन अपनी कॉलोनी स्टार्ट करती है। हमारी पृथ्वी पर 14,000 से भी ज़्यादा आंट स्पीसीज पाई जाती हैं और हर स्पीसीज के वर्कर्स की लाइफ अलग अलग होती है। जनरली वर्कर्स की एज 4 महीनों से लेकर के 1 या 2 सालों की होती है, लेकिन कॉलोनी की एज उसके वर्कर से नहीं बल्कि क्वीन से डिसाइड होती है। आमतौर पर क्वीन 15 से 25 सालों तक जीवित रह सकती है, लेकिन जैसे ही एक क्वीन की डेथ होती है उसके कुछ हफ्तों के बाद ही कॉलोनी मर जाती है, क्योंकि अब वर्कर्स की प्रोडक्शन करने वाला कोई नहीं होता। कुछ आंट स्पीसीज में एक ही कॉलोनी में कई क्वीन आंट्स होती हैं, इसलिए 1 या 2 क्वीन आंट्स की डेथ से कॉलोनी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वीडियो में हमने आंट कॉलोनी के लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस किया है। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं।